हेडिंग लिखो, क्या पढ़ लें हम लोग पहले? मीटर ब्रिज लिखिए, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज। क्या करते हैं मीटर ब्रिज को यूज करके? मीटर ब्रिज को यूज करके क्या करते हैं? क्या करते हैं, काम क्या होता है उसका? रेजिस्टेंस निकालना। किसी भी अननोन वायर का क्या निकालना? रेजिस्टेंस निकालना। लिखिए, इट यूज्ड टू मेजर, इट यूज्ड टू मेजर, it used to measure resistance of given wire, it used to measure resistance of given wire it used to measure resistance of given wire, हो गया? it used to measure resistance of given wire, ठीक है। इससे हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। एक काम तो ये हो गया, ठीक। अच्छा, दूसरा काम ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज, या तो कह सकते हैं नल डिफ्लेक्शन, ये ना लिखिए, इट बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज और null deflection, it based on Wheatstone bridge और null deflection, it based on Wheatstone bridge और null deflection, हो गया? ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन कर लेना, ठीक। चलो बता दो फटाफट, सबसे पहले क्या होता है इसमें? सबसे पहले क्या होता है? पहले तो एक वुडन बॉक्स होता है ना, ऐसे ऐसा कुछ होगा, ठीक है। वुडन बॉक्स के ऊपर क्या होता है? वुडन बॉक्स के ऊपर क्या होता है? अरे पहले बना ले। हाँ, इसमें मेटल प्लेट्स होती है कितनी? 3, 2 एल शेप की, एक स्क्वायर ना सीधा, ऐसा होता है ना, ठीक है। चलिए ये हो गया। कहाँ रेक्टेंगल है? मजबूर आदमी हम। हाँ, यहाँ तार लगा होता है, कितने मीटर का? 1 मीटर का। कितने मीटर का? 1 मीटर का, ठीक है। और बाकी हर जगह, ठीक, यहाँ पे पिन लगे होते हैं ऐसे, है ना, स्क्रू लगा होता है, इसमें तार को टाइट करते हैं ना, ठीक, ये टाइट कर देंगे, ये पूरा स्क्रू लगा हुआ, ठीक है। और नीचे ये क्या होता है? स्केल ऐसे ऐसे होते है ना, ऐसे ऐसे, ठीक, ये स्केल ऐसे होता है ना, इसको स्केल में जो। और क्या लगा होता है इसमें? हाँ, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज करके क्या करेंगे? अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना, मतलब उसको यूज करेंगे ना, ठीक। और क्या लगेगा? और क्या लगेगा? वायर लगा दें, जिसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है वो वायर लगा दें। ये वायर भी लगा दिया, ठीक। और क्या लगा दें? पहले यहाँ से एक पॉइंट निकालें, अब बीच में क्या लगाएं? गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से एक वायर आए तो उसको क्या लगा दें? किससे? जॉकी से कनेक्ट कर देना, जॉकी से, यही ना। इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो कहेंगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज किस में है? बैलेंस पोजीशन में है। अच्छा, सेल कहाँ लगाए? सेल या बैटरी? सेल बैटरी लगेगी कि नहीं? कहाँ किसके बीच में? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ और इसमें कहाँ है? क्यों? उसी का ना, मतलब इसी के थ्रू ना बैलेंस होगा, इसी की, मतलब इसी में ना जॉकी की लाइन में डुलाएंगे। ये लड़का जो है बोलो। अरे भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने रेजिस्टर होते हैं? 5 होता है ना, ठीक। देखो ऐसे हो गया, फिर एक बीच में भी होता है ना, और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, लगाते हैं ना। देखो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस यहाँ से जोड़ दिए तो एक रेजिस्टेंस ही हो गया, 2 हुआ ना, एक ये और एक यहाँ का रेजिस्टेंस, फिर 2 हो गया, एक बीच वाला हो गया कि नहीं? और 5वां जो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? दूसरे डायगोनल पे लगाते हैं ना, तो दूसरा डायगोनल यही तो है, तो इसके बीच में इसलिए लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे डायगोनल का रोल प्ले कर रहा है, ठीक। अच्छा, इसके बीच में स्विच लगाते हैं, की लगाते हैं ना, कौन सा की? बोलो। अरे टैपिंग की ना, क्यों टैपिंग की? टैपिंग की क्यों? बोलो फटाफट, जल्दी बोलो। टैपिंग की क्यों लगाते हैं? टैपिंग की कब काम करता है? हाँ, जब उसको हम दबाएंगे, ठीक है, तब तक ऑन रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताइए। डोरबेल, ठीक है। डोरबेल का जो की होता है वो क्या होता है? टैपिंग की होता है, ठीक। उसको जब दबाएंगे तो ऑन होगा, नहीं तो क्या रहेगा? ऑफ हो जाएगा।
प्लस नहीं, तो यहाँ पे भी हम लोग जो की लगाते हैं वो हमेशा कौन सा की लगाते हैं? टैपिंग की। क्यों टैपिंग की लगाते हैं? नॉर्मल की क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि टैपिंग की लगाएंगे, ठीक है, तो तब जब हम यूज़ करेंगे तभी इसको प्रेस करेंगे, छोड़ देंगे तो अपने आप ऑफ हो जाएगा, कोई एनर्जी का वेस्ट नहीं होगा, हमारा मीटर ब्रिज जलेगा नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम तक देंगे तो हीट होगा, तो जलने उलने का वो भी रहता है चांस, ठीक है, इस तरह से कोई जले उलेगा नहीं। समझ गए? ये पूरा हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा, अब करेंगे क्या? कैसे? ये तो बन गया, इतना तारों जोड़ लेंगे, करेंगे कैसे? टैप करेंगे फिर उसके ऊपर सबसे पहले हम यहाँ कोई एक रेजिस्टेंस चूज कर लेंगे, मान लीजिए 1 ओम 2 ओम, अपने नीड के हिसाब से कुछ लगा लिया। अब इस जॉकी को यहाँ से लेके यहाँ मूव कराना शुरू करेंगे ना, मूव कराते जाएंगे। कब तक मूव कराएंगे? हाँ, जब तक इसमें करंट जीरो ना हो जाए, बैलेंसिंग पॉइंट, नल पॉइंट ना मिल जाए। मान लीजिए हम पूरा यहाँ तक आगे नहीं मिला, अब इसके रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे, जो 1 लगाए थे 2 लगा देंगे, यही ना। फिर ये काम करेंगे, ये प्रोसेस तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमको क्या ना मिल जाए, जीरो ना मिल जाए, नल डिफ्लेक्शन ना मिल जाए। तो मान लीजिए कि ये x डिस्टेंस पे जाके क्या हो गया? बैलेंस हो गया। कितने डिस्टेंस पे जाके बैलेंस हो गया? x। अच्छा, वायर का लेंथ कितना है? 1 मीटर या तो 100 सेंटीमीटर, तो बचा हुआ कितना है? 100 माइनस x आ गया। इधर का x हो गया और इधर का 100 माइनस x आ गया। ये पूरा ये वायर यूनिफॉर्म है, ठीक। ये एक्चुअली तो एक ही वायर है ना। मान लीजिए इधर का जो रेजिस्टेंस है वो P है, इसका इधर इतने वायर का रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं? Q, ठीक। इसका रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं? R, और इसका रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं? S, है ना। अगर ये बैलेंस होगा तो क्या होगा? इन बैलेंस कंडीशन। बोलिए क्या लिखे? बोलो। हाँ, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, यही ना। मान लो वायर का एरिया A है, वायर का एरिया कितना है? A, और रेजिस्टिविटी कितनी है? रो। इस पूरे वायर का एरिया होगा ना, ठीक। पूरे वायर का एरिया A होगा, रेजिस्टिविटी कितनी होगी? रो होगी। तो अगर हम पूछें कि Q की वैल्यू कितनी? रो X बाई A, देख लो होगा। अगर ये चीज पूछे S की वैल्यू, रो 100 माइनस एक्स बाई ए आ गया। और P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस ना। अगर रेशियो लिखेंगे तो क्या? P अपॉन रो x बाई ए इज इक्वल टू R अपॉन रो 100 माइनस एक्स बाई ए। हो गया कि नहीं? रो बाई ए कैंसिल ना। हमको वैल्यू किसकी चाहिए? R की। अरे हम तो R निकालना चाहते हैं ना, x तो निकला हुआ एक्सपेरिमेंट से, तो R की वैल्यू आ गई 100 माइनस एक्स अपॉन कितना? x इंटू कितना? P, जहाँ पे P क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है। नहीं आ गया? थोड़ा उल्टा भी कभी कभी फॉर्मूला आता है कि मान लीजिए इस चीज को y मान लिया, सपोज दैट, ठीक है, तो ये कितना? 100 माइनस वाई। कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला उल्टा भी करके दिया होता है, ठीक है, या y ना मान के x डैश मान लेते हैं ना। चलो x डैश मान ले। तो अब बताओ r की वैल्यू क्या लिखें? हाँ, क्या कर लें? वो इसके जगह क्या लिख दें? x डैश अपॉन 100 माइनस एक्स डैश इंटू कितना? P। नहीं आ गया? तो ये हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा। दोनों फॉर्मूला सही है, ठीक है। उस साइड से लेंगे तो x मान लिए है, इस साइड से लेंगे तो x डैश मान लिए। समझ गए? ये कहानी समझ में आ गई? क्या हो गया? ठीक है, क्या नहीं दिखा? उसको थोड़ा करो, जूम आउट करो, ठीक है, समझ गए? ठीक, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, पहली बात तो ये बताओ इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 मीटर का तार लगा है, मीटर वर्ड हो गया। ब्रिज क्यों कहते हैं? उसमें भी ब्रिज वर्ड क्यों है? व्हीटस्टोन ब्रिज, हिंदी में क्या कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को? गेहूं पत्थर का सेतु। अरे तो ऐसे नहीं कहते हो, तो नाम है। हाँ, बोलो क्या कह रहा था मैं? हाँ, क्या व्हीट क्यों, ब्रिज क्यों कहते हैं? ब्रिज का काम होता है 2 पॉइंट को कनेक्ट करना, पता है ना। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट में कनेक्शन हो रहा है, 2 ऐसे पॉइंट का जिनका पोटेंशियल क्या है? सेम, तभी तो करंट नहीं जा रहा है, इसलिए ब्रिज है। और 1 मीटर का तार लगा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मीटर ब्रिज, ठीक।
चलिए मीटर ब्रिज हो गया। अब क्वेश्चन ये कहा, ठीक, कि कोई हमारे पास, क्वेश्चन सोच के हमें आंसर बताओ ना, बेसिक। ये तो फॉर्मूला याद हो गया, कुछ करना होना नहीं है, ये सब पूछो जाएगा, थोड़े क्वेश्चन पूछेगा ना, ठीक। जो जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी हम लोग सब कर रहे हैं, ठीक। सुनिएगा, कहा कि जो लगा हुआ इसमें वायर है, ठीक है, मान लीजिए बैलेंसिंग पॉइंट 60 सेंटीमीटर पे था। कितने पे था? 60, ठीक। अगर इसका जो वायर है इसका एरिया डबल कर दें, अब बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा, 60 से कम, सेम, क्या? मेरे क्वेश्चन समझ गए? कोई वैसे है, बैलेंस हो गया 60 पे, अगर एरिया डबल कर दे तो क्या होगा? 60 से कम। क्यों कम? एरिया बढ़ाने पे कम। क्यों सेम? क्यों? क्योंकि सर जब वायर तो सेम ही है ना, तो वहाँ पे जब L में 12 रखेंगे दोनों का। हाँ, ओवरऑल में कहाँ एरिया है, बढ़ेगा तो दोनों तरफ बढ़ेगा ना, है ना। तो एरिया के बढ़ाने से बैलेंसिंग लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। एरिया बढ़ा दे, रेडियस बढ़ा दे, कुछ भी कर दे हम लोग, उसके बैलेंसिंग लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एक आंसर और, मान लीजिए इस जो मीटर ब्रिज है इसको यूज करके क्या क्या करते हैं? पहले सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकालते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं? दूसरा काम, अरे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करते हैं। 2 तार सीरीज में लगा के जोड़ के यार निकाल लो, पैरेलल में लगा के निकाल दो, तो वेरीफाई भी तो कर लेंगे ये चीजें, ठीक। अच्छा, मान लो यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, ठीक। कितने ओम का लगा है? तो 40 पे बैलेंस हो गया। कितने बैलेंस हो गया? अगर यही चीज मान लीजिए 10 से 20 हो जाए, ठीक है, कहा 10 ओम का, ये बेसिक क्वेश्चन है, 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा तो बैलेंस हुआ कितने पे? 40 पे। इधर से 40 पे बैलेंस हुआ ना, ठीक। अगर यही 20 ओम का लगा दे, अब बैलेंसिंग लेंथ 40 से ज्यादा कम, क्या? सोच के बताओ, बहुत बेसिक चीज। समझ गए क्वेश्चन? कि अगर रेजिस्टेंस हम डबल कर दिए ना, तो जो बैलेंस हो रहा था कितने पे? 40 पे, ठीक है, वो कहाँ पे बैलेंस होगा? यहाँ से 40 हम कह रहे हैं, वो 40 से ज्यादा कम, क्या? क्यों? कम क्यों? हाँ, ये ज्यादा, ये रेशियो तो सेम होना चाहिए ना बैलेंसिंग के लिए। ये ज्यादा, तो इसको भी ज्यादा होना पड़ेगा, इसको ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो रेशियो कांस्टेंट होगा। और इसको ज्यादा होने के लिए लेंथ और ज्यादा मिलना चाहिए, तो थोड़ा शिफ्ट हो गया, ठीक। तो जो बैलेंस हमारा 40 पे हो रहा था वो कहीं 30, 25 कुछ पे बैलेंस होने लगेगा। अगर यही 10 ओम की जगह 5 ओम कर दे, तब अब बढ़ जाएगा। समझ गए? यही हमारा क्या है? मीटर ब्रिज। कमेंट समझ गए? लिख लो, लिख लो, जल्दी लिखो, जो लिखना जल्दी लिखो, फास्ट। सब टेढ़ा मेढ़ा आंसर बताते हैं। चलो अब करें, जल्दी करो, आज खत्म कर दें, कलर कोडिंग वोडिंग सब बता दें, सर्किट वर्किट सब है, वो तो हम कर ही देंगे, आज तो तय कर लिए। आज डेट कितनी है? 14 ना? चलो एक दिन पहले ख़त्म कर देंगे यार, हम लोग से 15 बोले थे हम, नहीं वो कैप्शन लेके 20 बोले थे, और बोले थे 15 तारीख तक लग जाएगा इसमें, ठीक। चलिए हो गया होगा। अच्छा कौन नहीं है वो? 1 2 3, अच्छा रेडियस एरिया और एक क्या बोला था? 3 कहाँ? रेडियस और एरिया बोले थे बस। हाँ, रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़वे करेगा। टेस्ट में वो वाला क्वेश्चन जो आता है, जैसे मान लीजिए बिट्स में बैलेंस है, तो फिर एक नीचे वाला रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट ऊपर से नीचे आएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ये वाला वही तो बोले थे कल। हाँ सोच लिए हो? नहीं सोचे हो तो कल सोच के फिर बताना। उसमें वो इस वाले और इस वाले में रिलेशन पता चल जाता था। हाँ तो वो तो इतना तो हम बताए थे। आप एग्जांपल लेके सॉल्व कर लीजिए। हाँ तो सोचो, ये बताएंगे। इधर वाला हो जा रहा है, तो हमको नहीं पता, वो सब बता देंगे, तुमको बता देंगे। जैसे हम उन सब के भरोसे बैठे हैं। चलो हो गया डब्बा बनाने में इतना टाइम हो गया ना, ये भी हो गया। क्या है ये देखो,
P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस तो आता ही है, Q की जगह रो x बाई ए है, उसमें 100 माइनस एक्स बाई ए है, रेशियो कटा आंसर खत्म। देखो इजी, क्या है ये सब, ना टाइम लगता है तुम लोगों में, बताओ क्या हो गया, बंद हो गया क्या? फोन कर दीजिए। कर दो जल्दी कर दो, लिखो अब लिखो। क्या कह रहा था, कुछ कह रहे थे यार हम, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर ठीक है, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर ठीक है, पोटेंशियोमीटर ठीक, पोटेंशियोमीटर ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जिसको यूज़ करके क्या करेंगे, हाँ ईएमएफ निकालेंगे। पहला काम, सबसे पहला काम है, खत्म नहीं हो गया। चलो सुनो 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 सुनो, तो ओरली आंसर बताओ। ए सुनो भाई, एक वार है 10 मीटर का जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है, ठीक, एक वार है कितने मीटर का, 10 मीटर का जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम है। इसके साथ एक बैटरी लगा दिए हैं, ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है और पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और इसमें एक ईएमएफ लगा हुआ है बैटरी। इसका ईएमएफ निकालना है जो कि ये बैलेंस हो रहा है मान के चलिए 4 मीटर पे, समझ गए। हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, इसका पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1, जो वार लगाए हैं उसका लेंथ कितना, अरे 10 मीटर, पोटेंशियल इसका रेजिस्टेंस कितना 9 ओम, ये बैटरी बैलेंस हो गई कितने मीटर पे। तो बताइए ईएमएफ क्या, कोई पेन नहीं यूज करेगा, ओरली आंसर तुरंत बता देंगे 30 सेकंड के अंदर। ध्यान दो भाई, अरे यार 9 और 1 10, 9 और 1 10 ओम आ गया, 10 और 10 1 एम्पियर, 1 एम्पियर है तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट हो जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा 9 वोल्ट। अरे भाई 1 वोल्ट ये लिया ना, तो ये कितना लेगा 9 वोल्ट कितने मीटर में, तो 1 मीटर में, 1 मीटर में 0.9, 1 मीटर में तो 4 मीटर में 3.6 हो गया ईएमएफ। ये आ गया। अगर ये 6 मीटर पे बैलेंस हुआ होता तो 5.4। कैलकुलेशन नहीं इजी है, क्या किए हैं, कुछ किए थोड़े हैं। सबसे पहले स्टेप लिख दे रहे हैं, सबसे पहले करंट निकाले हैं, कितना आया है 1 एम्पियर। हाँ ये लिख सकते हैं ना 10/R + R ना, कितना आ गया 1 एम्पियर, ठीक। पोटेंशियल कितना है 9 वोल्ट, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना है 9, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स कितना 0.9 इंटू 4 दैट इज 3.6 वोल्ट। खत्म बात, ये आ गया। इजी नहीं है, तुम छाप लो, जल्दी रहो, फास्ट करो। ये सब क्वेश्चन इतना बेसिक है कि देखते आ जाना चाहिए। हो गया, अब कर दें। हो गया ना, चलिए। अठारह, चलो ओरली बताओ। वही आपका 5.4 ये आया। अरे 18 2 20, तो करंट कितना, मतलब आधा, हाफ एम्पियर ना। अगर करंट हाफ एम्पियर तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हाफ इंटू 18 दैट इज 9 वोल्ट। 9 वोल्ट जो आया, पोटेंशियल 9 वोल्ट आया ना, तो पोटेंशियल 9 वोल्ट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना 0.9, 9/10 ना। अब 0.9 हो गया और कितने मीटर पे बैलेंस हुआ, तो y इंटू कितना 6 दैट इज 5.4। नहीं आ गया, 7 पे बैलेंस हुआ होता तब
7 पे बैलेंस हुआ होता तब 6.3, 7 इंटू 0.9 ओरली नहीं हो जाएगा, ये टफ है नहीं ना। अच्छा एक चीज़ और बताइए, ठीक है, इसमें अगर हम जो बैलेंसिंग के लिए, जैसे एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी बैलेंस हो रही है 4 मीटर पे और एक बैटरी बैलेंस हो रही है 6 मीटर पे, तो किसका ईएमएफ ज़्यादा? अरे 6 वाले का, मतलब E प्रोपोर्शनल टू X, E प्रोपोर्शनल टू, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू X1 बाई X2। यहाँ से दो सेल का ईएमएफ भी कंपेयर कर लिए, नहीं कर लिए? जिनका रेशियो ज़्यादा है या X ज़्यादा उसका ईएमएफ ज़्यादा, जिसका X कम उसका ईएमएफ कम। समझ गए? देख लो फटाफट टू कंपेयर ईएमएफ। हो गया? ये सॉल्व करिए, ओरली आंसर बताइए, कोई कैलकुलेशन मत करिएगा। ओरली आंसर बताइए। नहीं आया? कितना? अरे इसके क्रॉस कितना? 40 बाई, ठीक है, मतलब ये इसका पोटेंशियल कितना? 9 हो गया 20 मीटर में ना, तो कितना आएगा? 9 वोल्ट, तो बाई 20, 9/20 ना, 9/20 का मतलब 0.45 पॉइंट या 9/20 लिख ले रहे, तो 6 वोल्ट है। और 1 मीटर पे कितना है? 9/20, यही तो कह रहे हो तुम लोग। तो 3332, ठीक है, तो 40/3 है ना, 13.33 ये मीटर, ठीक है। आगे बैलेंस समझ गए? कर लोगे ना ये सब क्वेश्चन, टफ नहीं ना है? ठीक, अब इसका बताओ जरा, ये ओरली बताओ आंसर। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है? सर उतना वायर का पोटेंशियल, हाँ, वायर का मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है? 9 वोल्ट। देख लो, है ना, 9 वोल्ट है ना, वायर का पोटेंशियल है 9 वोल्ट, ठीक, लेकिन इसका कितना है? 15, तो कभी बैलेंस होगा ये? नहीं। तो यही कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गिवन ईएमएफ के, गिवन सेल के ईएमएफ से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। या बैटरी, जिस भी बैटरी का ईएमएफ निकालना है उसका ईएमएफ पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियल से हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। इसका ये ईएमएफ जो होना चाहिए हमेशा इसके पोटेंशियल से कम। समझ गए? देख लीजिए, इक्वल भी नहीं होगा, कुछ रेजिस्टेंस में चला जाएगा। अगर मान लो ये ले लें, ये 10 तब भी तो ये 9 ही दे रहा है, ठीक है। लिखिए, कहाँ पे रेजिस्टेंस था? बैठो, किसमें? अभी हम दिखा रहे हैं। क्या कह रही हूँ? किसमें रेजिस्टेंस नहीं है? क्यों नहीं है? है नहीं 18 ओम, ठीक है। तो लिखो द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल, फोन निकालो, फोन ग्रुप में जाना, अब देखना। सर कल का मैसेज था, आज 2 PM का, और कोई मैसेज नहीं दिख गया था आज? देखे, चलो सब लोग मैसेज ही तो किए हैं सबको, तभी तो सब आए हैं। क्या कह रहा था? द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ पोटेंशियोमीटर। हो गया?
पोटेंशियोमीटर समझ गए ना आप? दो चीज निकल गया, क्या क्या? एक तो हम ईएमएफ निकालना सीख गए और दूसरी बात कंपेयर करना सीख गए। अब क्या निकाल लें? इंटरनल रेजिस्टेंस। किसी भी गिवन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए याद रख लो जैसे बोल रहे हैं, ठीक है? किसी भी गिवन सेल का हमको क्या निकालना है? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए अपने पास से एक रेजिस्टर लगा देंगे, ठीक? मान लो हमारे पास कोई सेल दिया, कहा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक? तो क्या करेंगे? अपने पास से हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, नॉन रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसको यूज करके हम क्या निकालेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे देखिए बहुत बेसिक है, ये हमारे पास कोई बैटरी है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर की, और ये V वोल्ट की बैटरी जो लगी है L मीटर के बार में लगी है। अभी हम रेजिस्टेंस ले नहीं रहे ना, डायरेक्ट इजी हो जाए इसलिए कर रहे हैं, ठीक? अच्छा, अब मान लो, ठीक है, ये बैटरी है, इसका ईएमएफ हमको निकालना है, ईएमएफ दिया है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके लिए हम क्या जोड़ दिए? एक एक्सटर्नल जोड़ दिए ना। हमको इसमें से इंटरनल निकालना है और हम अपने पास से क्या जोड़ दिए? आर जोड़ दिए। इसमें क्या लगा दें? एक गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दें? गैल्वेनोमीटर। मान लीजिए ये एक्स पे आके क्या हो गया? बैलेंस हो गया। समझ गए मेरी बात? समझ गए इतनी बात? ठीक, कुछ के नहीं है। ये हमारे पास बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है और वायर लगा दी जिसका लेंथ कितना है? L है, और हमको इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इसको निकालने के लिए अपने पास से क्या लगा दिए? लगा दिए ना। अच्छा, अब ये बताओ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना होगा? V/L पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एट डिस्टेंस x, एट डिस्टेंस x कितना होगा? बोलो। V/L इंटू कितना? x होगा। अच्छा, इसका ईएमएफ कितना है? E। हमको क्या यहाँ E मिलेगा क्या? कितना मिलेगा? जो हमको मिलता है, ये तो ईएमएफ है ना, जो हमको मिलता है वो कौन सा पोटेंशियल होता है? टर्मिनल, ठीक है। तो हमको V आउटपुट बात कर लें, ठीक। हम पूछें इसको, थोड़ी देर के लिए सर्किट को भूल जाओ, ये सर्किट नीचे वाला दिख रहा है ना, इसका करंट बताओ तो। E/R प्लस R, E/R प्लस R। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप। पूरे का जो होगा EMF इसके क्रॉस तो टर्मिनल। तो करंट कितना है? R प्लस R, और पोटेंशियल क्या होता है? IR। तो I की जगह और किसके क्रॉस? R। यहाँ गया, आया कि नहीं? और जितना ये देगा उतना ही ये देगा, तभी तो ये बैलेंस होगा कि नहीं? यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन के लिए इसका और इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम। तो इसको इक्वेट कर दें क्या? V/L इंटू एक्स इज इक्वल टू ER अपॉन R प्लस R। हो गया काम? समझ गए? यही हमारा है, ठीक। जब भी हमको किसी सेल का क्या निकालना हो? इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अपने पास से क्या निकाल लें? लगा दें R, लगा देना। लगाने के बाद इतने का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल को इक्वेट कर दे, आंसर आ गया। कर लेंगे? समझ गए? करिए पूरा सर्किट बिना देखे बनाइए, सब कुछ आंसर लिखिए। क्वेश्चन में कैपिटल आर की वैल्यू होगी? हाँ बिल्कुल देगा। तो अपने मतलब अपने मन से का मतलब है कि देना, ठीक है। हमको पता, इतना तेज थोड़े हो तुम लोग। चलो फटाफट करो ना। खुद से बनाइए बिना देखे।
क्या कर दे, कर तो दिए हैं। हो गया। अच्छा एक आंसर हमें बता दो, 30 ईयर में क्वेश्चन है, वो जाके आप लोग ज़रूर लगाना, ठीक है। जैसे कह दिया इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका इंटरनल से मालूम बना लेते हैं, चलो ठीक है। ये ऐसे सिंपल सिंपल बात है ना। 30 ईयर में यही क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। ये कहा ये ऐसे कुछ है, ठीक है। ये 1 ओम है, ये 10 मीटर है, ये 9 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये बैटरी है, इसका इंटरनल कुछ होगा, इसका ईएमएफ भी कुछ होगा, इंटरनल भी कुछ होगा, ईएमएफ भी कुछ होगा और इंटरनल भी कुछ होगा। इसके अक्रॉस आर लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? समझ गए, ठीक, आर लगा दिए। ये फोटो है ये तो, ठीक। क्वेश्चन कहा कि अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी है, कितनी है? इन्फिनिटी, तो ये 3 मीटर पे बैलेंस हो रहा है। कितने मीटर पे बैलेंस हो रहा है? 30 ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन है, हो सकता है डाटा ऊपर नीचे हो, ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन है, ठीक, कि अगर हम जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए हैं वो हमारा इनफाइनाइट हो जाए, ठीक, तो बैलेंस ये जो हो रहा है ना वो 3 मीटर पे बैलेंस हो रहा है, ठीक है। और अगर इसको हम लोग R की वैल्यू 9.5 ओम लगा दें तो ये बैलेंस हो रहा है 2.85 मीटर में। अगर ऐसा है तो बताओ स्मॉल r क्या? समझ गए? समझ गए क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक। ये चीज़ x है ना, ये चीज़ x है ना, इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल कितना? 9, बार बार लेते आए हैं 9 1 10 10 9 ना, ठीक, 9 वोल्ट है ना। अब सबसे पहला केस ले लो, क्या लगा दिए? इनफाइनाइट, इसमें कुछ जाएगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना? ई पोटेंशियल पूछ रहे हैं, ई करंट नहीं भाई यार होगा, और ई बाई आर इंटू आर तो फिर से ई ना, तो इसके क्रॉस ईएमएफ कितना? ई। तो समझ गए ना मेरी बात, कि अगर ये इन्फिनिटी हो जाए तो इसमें तो आएगा ही नहीं, कुछ नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल ई मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? और यहाँ पे पोटेंशियल ई मिलेगा, तो ये कितने मीटर पे बैलेंस हुआ? 3, तो 3 मीटर का जो पोटेंशियल होगा वही ई होगा, तो 3 मीटर का पोटेंशियल होगा कितना? 2.7 तो ईएमएफ आ गया 2.7। देखो ईएमएफ की वैल्यू आ गई 2.7 वोल्ट, देख लो लगभग आ गई, समझ गए? अब क्या निकालना है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर के लिए कितने में बैलेंस हुआ? 2.85 तो अब बताओ अगर 2.85 पे है तो पोटेंशियल कितना? 0.9 इंटू 2.85 है ना, होगा, ठीक। और अब कहें यहाँ का पोटेंशियल तो ई आर अपॉन आर प्लस आर, नहीं आ गया? आर की वैल्यू 9.5 नहीं आ गया? 9.5 इंटू 2.7 अपॉन आर प्लस 9.5, तो 0.9 इंटू कितना? 2.85 नहीं कर लेंगे? इजी नहीं है ये? हो गया ना। जाके 30 ईयर वाला जो ये क्वेश्चन है या ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर बार कई बच्चों का ये फंस रहा है, आप लोग ज़रूर ये लगा लीजिएगा, कर लेंगे ना। चलिए ठीक है। जो स्मॉल आर के पास पोटेंशियल है 2.7 आया, हाँ, तो सर वो जो पोटेंशियल ड्रॉप तो कुछ अलग होगा, तो उसके बाद कुछ रजिस्टर नहीं लगा है ना, कुछ रजिस्टर आएगा तब ना, मतलब वो जो इंटरनल है उसका वो तो कुछ खाएगा ना। हाँ तो कुछ खाएगा तो उसके आगे कुछ आता तब ना कुछ आने जाता, कुछ है ही नहीं, तुम क्या मानेंगे? आखिर इसके आगे तुम कैसे निकालोगे? तुम बताओ, ये प्लेन वायर अगर मान लो कुछ हटा देते हो, ठीक, तो इसके क्रॉस कैसे निकालोगे? समझ गए? जाके ट्राई करना, नहीं आएगा फिर हमको बताना, कर लिया जाएगा, ठीक है। चलो रब कर देना, ठीक, जाके कर लेंगे ना। चलिए और क्या बचा? पोटेंशियोमीटर हो गया, अब क्या बचा जल्दी बताओ? कलर कोडिंग। हाँ लिख लो, कलर कोडिंग, फटाफट लिखो, कलर कोडिंग, कलर कोडिंग, कलर कोडिंग, कलर कोडिंग। अंदर बैठ जाओ थोड़ी देर ना, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं इन लोग अभी इसके बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग, ठीक है। कलर कोडिंग को यूज़ करके क्या करते हैं? हाँ कलर कोडिंग को यूज़ करके इट यूज्ड टू फाइंड by color coding we find resistance of given resistor. एक बंद कर दो।
भाई क्या बोले? कलर कोडिंग इज यूज्ड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गिवन रेजिस्टर, ठीक है। चलो, तो रेजिस्टर में कितने कलर्स होते हैं? रेजिस्टर में कितने कलर होते हैं? क्यों बना रही है? कितने कलर होते हैं? अरे यार 4, 1 2 3 4, ABCD 4 कलर होते हैं ना, है ना। और पहला कलर कौन है? देखो कलर बता रही है। अरे यार नाम लिखे हैं, तुम्हारे घर रजिस्टर बनता है क्या? पहला कलर कौन है? क्यों डी नहीं? पहला कलर कौन है? हा? क्या रूल है? वही तो पूछना चाह रहे हैं। कौन है पहला कलर? क्यों रीजन बताओ। अच्छा, क्या डिज़ हम पूछ रहे हैं पहला कलर कौन है, बस ये है। क्यों है? वो नहीं हो सकता, उधर से देखेंगे तो डी नहीं होगा। सब पढ़ा है तुम लोग को, बोलो। बट भी जल्दी पढ़ा है तुम लोग को यार। वो कलर जो एंड के क्लोज होता है वो पहला होता है। बात समझ में? डी एंड से दूर है वो पहला नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं डिफाइन किए होते ना तो ये भी पहला कंफ्यूज रहते हैं हम लोग, ठीक। वो कलर जो क्या हो एंड के क्लोज होगा उसको क्या मानते हैं? पहला कलर। तो इसमें पहला कलर कौन है? ए। पहला 2 कलर क्या बताते हैं? पहला ए एंड बी क्या बताएंगे? डिजिट बताएंगे ना। और सी क्या बताएगा? मल्टीप्लायर, ठीक है। और डी क्या बताएगा? टॉलरेंस। बस समझ में? ठीक। पहला कलर वो होगा जो एंड के क्लोज होगा, ठीक। पहले 2 कलर क्या बताएंगे? डिजिट, तीसरा कलर और चौथा टॉलरेंस। समझ गए? तो क्या लिखें? अगर हम रेजिस्टेंस पूछते हैं तो क्या लिखें? अच्छा, टॉलरेंस का मतलब एरर का, जैसे हम कह दें कि मान लीजिए 10 ± 1 इस ओम, इसका लिखने का मतलब क्या है? हाँ, 9 से 11 रेंज है ना। होगा कि जो रेजिस्टेंस होगा 9 से ज़्यादा होगा लेकिन 11 से कम होगा, ये रेंज बताता है। तो टॉलरेंस भी एरर बताता है कि अगर टॉलरेंस है 10%, मतलब रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा चेंज हो सकता है? 10%, या तो 10% ज़्यादा या तो 10% कम। तो आर की वैल्यू बोलो तो अब क्या लिखें? ए बी में मल्टीप्लाई कर दें सी और प्लस माइनस कर दें डी, इतना ओम आएगा हमारा। समझ गए? पहला कलर कौन है? जो एंड के क्लोज है। पहला कलर हो गया, पहला 2 कलर क्या बताएगा? डिजिट। तीसरा हो गया। सुनो देखो ये बताओ, सुनो, घर में जो वार आता है कितने वार आते हैं? 3 बार, 2 बार, ठीक है। ठीक, घर में हमारे 2 बार, सीरियसली 5 वायर, लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, ठीक है। कौन कौन सा वायर आएगा? लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है। जो मेन लाइव न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल लगभग 0 होता है, इसका पोटेंशियल हाई होता है ना, ताकि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर सके, ठीक है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक। न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल 0 लेते हैं, ठीक है। ये हमारी चीज़ आ गई ना, तो हमारा ये चीज़ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब शॉर्ट सर्किट क्या होते हैं? शॉर्ट सर्किट, हाँ, अरे सिंबल, अगर लाइव वायर न्यूट्रल वायर, जैसे मान लो बहुत लंबा लाइव ऐसे जा रहा है, टच हो गया कहीं, तो करंट का पाथ क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। करंट का पाथ क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, ठीक ठीक। इफ ऐसे लिया, लिख लेंगे अभी, ठीक है। अगर लाइव और न्यूट्रल वायर टच हो जाता है तो करंट का पाथ क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने से क्या होगा? करंट बढ़ जाएगा। जो करंट पूरे में जाना चाहिए था वो यहीं से शॉर्ट हो गया ना, तो करंट क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। और करंट ज़्यादा होगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हीट की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो वायर क्या होगा? जल जाएगा। वायर क्या होगा? जल जाएगा। तो इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है? शॉर्ट। पूरा बोल रहे हैं, क्या क्या कहें हम? लाइव वायर न्यूट्रल वायर से क्या हो गया?
मतलब टच हो गया, क्या होगा? करंट का मान शॉर्ट हो जाएगा, जिससे बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा तो सर्किट जल जाएगा। बस समझ में आया? इसी को क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। लिख लो, लिखो। इफ लाइव एंड न्यूट्रल आर इन contact, then path of current short, due to which current increases and heat is produced. ठीक है, current increases, heat is produced. हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया ना? ठीक है। फिर ओवरलोडिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस लगा क्या होता है? किसी वायर की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हम उससे करंट लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग। ठीक है ना? हर वायर को करंट कैरी करने का, एनर्जी कैरी करने का कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ओवरलोडिंग। बस में कोई भी वायर जो है जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे हम लोग क्या दें अगर ज़्यादा, ठीक है, तो उस समय वो क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग। 6 एम्पियर है, ठीक, हम उससे दे दे 10 एम्पियर तो क्या हो गया? ब्रेक कर गया। समझ गए? ठीक है, लिखिए ओवरलोडिंग में लिखिए if the given current is more than capacity of wire, then it is called overloading and wire get melts. हो गया? शॉर्ट सर्किट भी हो गया और ओवरलोडिंग भी हो गया। ठीक है, चलो समझ गए ना? शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचने के लिए क्या लगाते हैं? सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, कितने सेफ्टी डिवाइसेस हैं? सेफ्टी डिवाइसेस ना, सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, सुनो। ठीक है, क्या क्या है? सबसे पहले फ्यूज, दूसरा MCB, ठीक है, और तीसरा अर्थिंग। ठीक, फ्यूज क्या होता है? वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किट। ठीक, किसी भी सर्किट का सबसे वीक पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? फ्यूज। कि कहीं पे अगर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होगा तो फ्यूज वहां पे जल जाएगा। ठीक, तो कहीं और जलने के बजाय फ्यूज जलेगा और हम लोग क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे। 10 मई तो फ्यूज हमारा एक सेफ्टी डिवाइस है, याद रखेंगे। किसी भी सर्किट का सबसे क्या है? वीक पॉइंट है। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो, बहुत कम भी नहीं, लो। ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों? हाँ, तुरंत मेल्ट हो जाए। मान लो हाई मेल्टिंग पॉइंट लेंगे तो मेल्ट ही नहीं होगा, तो कहीं कुछ और जल जाएगा। बस इनमें ही। अच्छा चलो, फ्यूज हो गया। MCB क्या होता है? मैनिएचर सर्किट ब्रेकर। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होगा तो ये नीचे गिर जाएगा। क्या लगा होता है इसके अंदर? मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना? कि जब हाई करंट जाता है ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिव हो जाएगा और उसका काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अर्थिंग क्या? हम लोग पढ़े हैं पूरा अर्थिंग, कह रहे हैं ना कि अर्थिंग में क्या होता है? अरे सब, हाँ, तो अर्थ चल जाएगा, या एक्सट्रेस पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होगा उसको अर्थिंग कर देंगे तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी किस में चलेंगे? अर्थ में। ठीक, सर्किट कैसे बनाते हैं? जैसे देखिए, पहले पोल से 2 वायर आया। ठीक, 2 वायर सबसे पहले किससे पास होता है? मीटर से। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक मीटर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर के बाद फ्यूज लगाते हैं ना। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग उसके बाद MCB लगा देते हैं। ठीक है, कई लोगों, ठीक है, कुछ लोग MCB भी लगा देते हैं। ठीक, ताकि ज़्यादा सेफ रहे। ठीक है, ये चीज़ है ना। MCB भी लग गया। चलिए, फ्यूज लग गया, MCB लग गया। दोनों लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों सेफ्टी डिवाइस हैं। हम सही से प्रॉपरली लगाएं तो एक बहुत है। ठीक है, लेकिन कई लोग देखिएगा कि नहीं ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, लगा देते हैं। उसके बाद क्या लगता है? उसके बाद अरे मेन स्विच लगा होता है। ठीक है, जहाँ से पूरे घर की लाइट काट देते हैं ना। ठीक, और मेन स्विच के बाद 2 वायर निकलता है, तब ये हमारे घर में जाता है ना।
ये सब किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज। अरे दिख रहा है सीरीज, है ना। अब यहाँ पे कमरा है, कमरे में पंखा बत्ती जलाना है, तो यहाँ से एक वायर दे देंगे, ऐसे देंगे ना। अब इस वायर से हम यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। एक हमारा पंखा जोड़ देंगे, फिर हमारा एक बल्ब जोड़ देंगे, जो भी अपना कनेक्ट करते चले जाएंगे ना। और घर में भी एक एक फ्यूज़ होता है, ठीक, कि कहीं घर में अगर शॉर्ट हो रहा हो तो इधर ना जलने के बजाय यही जल जाए। बस इसमें ही हर जगह फ्यूज़ लगा होता है, जो भी हमारा बोर्ड लगा होता है ना, हर बोर्ड में एक फ्यूज़ लगा होना चाहिए, छोटा फ्यूज़ लगा होना चाहिए, ठीक है। फिर इससे हमारा निकल के चलता है, ये तो आता है, ठीक, समझ में आया। अगर कहीं पे मान लो एसी लगा होना होता है, ठीक, एसी ज़्यादा पावर खींचता है ना, तो इस कनेक्शन से नहीं देते हैं उसको, देखिए, हाँ, मेन से या यहाँ से जो निकलता है ना, यहाँ से एक बार और लगाते हैं ना, वहाँ से निकाल देते हैं, ताकि ये सब क्या रहे, सेफ रहे। क्योंकि जितना ये पावर खींचता है ये सब जल जाएगा अगर मान लो सब इससे लेने लगे, तो ये सारा चीज़ हो गया। ये पूरा हमारा कौन सा सिस्टम हो गया, सर्किट हो गया घर का, ठीक। अच्छा, और वो अर्थिंग कैसे करते हैं? हर बोर्ड में एक एक वायर, हाँ, अर्थिंग एक लास्ट एंड वाला अर्थ में लगा देंगे, ठीक है। और साथ में जहाँ जहाँ ये है पूरे हर जगह ये अर्थिंग का वायर भेज दें, है ना। 3 वायर होगा। सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में गवर्नमेंट अर्थिंग वायर देती है ना, मतलब गवर्नमेंट ही अर्थिंग कराती है सबके घर की। हाँ, ठीक, यहाँ पे नहीं है ऐसा, यहाँ पे हमको अपना कराना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन आएगा वो पूछेगा अर्थिंग करें कि ना करें, ठीक है। तो एक बार पूछ लेगा तुमसे कि अर्थिंग का वायर डाले कि ना डालो, डाल के तुम छोड़ दो, ठीक है। वो अलग से लटका रहेगा ज़मीन में खोद के, ठीक है, 1-2 फीट उसको गाड़ दो, ठीक है। उसमें कोयला, लोहा, एल्युमिनियम डाल के उसको पैक कर दो, अर्थिंग हो गया, और कुछ नहीं करना है, ये हो गया। अच्छा, फिर समझ गए, ठीक। तो 2 वायर आया, एक लाइव वायर आएगा और एक न्यूट्रल। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दो, क्या कह रहा था मैं, भूल गए हम, नहीं अर्थ। अच्छा, अब इन्वर्टर लगाना है तो क्या करें? जैसे मान लो बिजली कटती है, ठीक है, तो जो मेन जहाँ से लाइट आता है, ठीक है, वो क्या काटता है, लाइव को काटता है कि न्यूट्रल को? लाइव को, कभी न्यूट्रल को नहीं काटता है, ठीक है। हम लोग जो भी स्विच भी लगाते हैं, ठीक, स्विच भी हमेशा किस में लगा होता है, लाइव में, न्यूट्रल में कभी नहीं लगा होता है। बस इसमें हमेशा जो भी हमारा स्विच लगा होगा वो किस में लगा होगा, लाइव में। समझ गए मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। अब इसी में इन्वर्टर लगाना है तो क्या करें? इन्वर्टर लगा लिया, ठीक है, इन्वर्टर लगा दिए, ठीक। इन्वर्टर के पीछे से क्या निकलता है, तार, कितना तार, एक। इन्वर्टर के पीछे से एक वायर बस लगा होता है, बस नहीं, जब इन्वर्टर के पीछे जाके देखना तो एक तार निकला होता है, ठीक। वही एक तार पूरे हर जगह लगा दो, लगा दी, समझ गए। और जहां जहां लाइव वायर का, जैसे मान लो जहां जहां तुम्हें इन्वर्टर कनेक्ट करना है, ठीक, तो लाइव का कनेक्शन हटा दो, ठीक। जैसे मान लो ये वाला वायर जो है लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, तो ये पूरा लाइव है ना, ये चीज़ यहाँ तक ये लाइव है ना, तो ये लाइव का कनेक्शन हटा के इसको जोड़ दो किससे, इन्वर्टर से, पूरा ये जोड़ा। बस इसमें लाइव वायर का कनेक्शन हटा के, ठीक है, किससे जोड़ दे, इन्वर्टर से। समझ में आया, ये काम हो जाएगा। अब और इन्वर्टर को हम चार्ज करें बैटरी से, ये ना, जो भी पोटेंशियल सोर्स होगा, जब लाइट रहेगी, ठीक, तो ये इन्वर्टर लाइव कनेक्शन देता ऑलरेडी। बस इसमें लाइट चली जाएगी तब भी ये लाइव देता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। और इसमें एक बार इसलिए आता है क्योंकि न्यूट्रल का तो पोटेंशियल 0 ना, ठीक है। वहाँ मेन स्विच वाले काटते उठते भी है ना, तो लाइव को काटते हैं, उसको काटे ना काटे वो तो 0 ही है, उसको काटना क्या है, न्यूट्रल का मतलब तो 0 हो गया ना। मेरी बात समझ में आ गई, ये अर्थ समझ गए क्यों कैसे कर रहे हैं, कुछ करना नहीं है, ठीक है। जो घर में आते हैं लगाने वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं, जैसे इन्वर्टर को लगा देंगे, ठीक है, उसका पावर बना दिया, ठीक है, और इन्वर्टर का तार लेके पूरे सर्किट में लेके दौड़ के चला गया, लगा दिए, ठीक। अब तुमको अपना मान लो पंखा चला रहे हो, ठीक है, पंखा चला रहे हो, ठीक, उसमें तुमको इन्वर्टर से कनेक्शन चाहिए तुमको, ठीक है, तो पहले पंखे का तार काट देंगे सब, ठीक, एक तार काट के चेक करेंगे कौन सा लाइव है कौन सा न्यूट्रल है, ठीक है। लाइव वाला क्या करेंगे, ये दिखेगा लाइव है, उस तार को निकाल के उसके जगह क्या लगा देंगे, इन्वर्टर का। बस भाई जहां जहां इन्वर्टर का कनेक्शन चाहिए वहां लगा देंगे, ठीक है। तो जब लाइट रहेगी तो इन्वर्टर लाइव देगा ही, और जब लाइट चले सोर्स से लाइव देगा, ठीक है, और जब लाइट चली जाएगी तो अपने पास से लाइव देगा। बस इनमें ये हमारा होता है, ठीक। अच्छा, ये समझ गए। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे मान लो एसी है, ठीक है ना, एसी हम एक यूज़ किए, 2 यूज़ किए, तो हमको जैसे जनरली जो छोटा मान लो एक हम बिजली लेने जाते हैं तो हमको कितना किलोवाट मिलता है, 2 किलोवाट मिलता है ना, कि 2 किलोवाट की बिजली है, ठीक है। एसी चलाते हैं तो कितना लेना पड़ता है, 4, ठीक है, 4 किलोवाट, 6 किलोवाट ना। अब जैसे ही 8-10 किलोवाट पहुँचते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है, ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, तब हम इससे काम नहीं चलता है, तब हमको 2 फेज़ का लाइट चाहिए होता है। बस इनमें कोई फैक्ट्री होती है या बड़ा जिसके के पास सोर्स होता है, ठीक है, जिसको ज़्यादा लाइट का खर्चा है, ठीक, वो हमेशा 2 फेज़ की लाइट यूज़ करता है। और बड़ा उसका मशीन है तो वो 3 फेज़ की लाइट यूज़ करता है ना, कि तीनों तरफ से उसको एनर्जी मिल सके। बस इनमें कुछ लोग अपने घर में 2 फेज़ लगा लेते हैं ताकि इधर का लाइट जाए तो दूसरे मोहल्ले का मिले, ठीक।
होता नहीं है कि एक मोहल्ले का लाइट चला गया, दूसरे मोहल्ले में है तो दूसरे से कनेक्ट कर दो, तो उसमें कुछ नहीं करते ना, दूसरे एरिया से जो लाइट लाते हैं, ठीक है, 2 एरिया, ठीक है, ऐसा, ठीक है, दूसरे एरिया से जो लाइट लाए, ठीक है, तो उसके लिए 2 वायर फिर से आएगा ना, आएगा, ठीक, उसको यहाँ लगा दो। ये पहले एरिया वायर का लाइव और न्यूट्रल है, मैसेज में ही, और ये जो दूसरे एरिया का है वो लाइव और न्यूट्रल है। समझ में आया? ठीक, ये मेरी बात समझ गए? ठीक है, अरे पढ़े हो तुम लोग, सुनोगे एक्सचेंजर होता है, एक्सचेंजर होता है ना, कि ऊपर उठा दिया, बीच में कर दिया तो ऑफ हो गया, फिर नीचे कर दिया, यही ना। तो जो घर का जो मेन वायर है वो बीच में ऐसे लगा होता है, ऐसा इसके बीच में लगा दिया, यहाँ पे एक हैंडल ऐसे होती है, यही ना। अब इस हैंडल को घुमाओगे, ठीक, सोचो इसमें ऐसे एक लगा होता है, ऐसे वी शेप का ऐसे होता है, ठीक है, इस हैंडल को घुमाओगे तो ऐसे टच हो गया, तो इसके साथ टच हो गया ना, तो इस वाला कनेक्शन में ये ऐसे घुमाए तो इधर वाला टच हो गया, बस में। तो ये बीच में क्या लगा होता है? एक्सचेंजर, ठीक है, ये 2 फेज लगाते हैं, वैसे 3 हमारे पास फेज लगाएंगे तो 3 एक्सचेंजर हमको लगाना पड़ेगा, ये ना होगा कि इधर से एक और एक्सचेंजर लगाएंगे। और कभी कभी जनरेटर लगाते हैं, ठीक, तो जनरेटर में भी यही काम करते हैं, घर में जनरेटर लगा दिया, उसका एक बार हर जगह दौड़ा दिए हैं, ठीक है, ठीक, या कुछ मत करो, हर जगह दौड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जनरेटर लगा दो, ठीक है, जनरेटर लगाने के बाद यहाँ पे एक एक्सचेंजर लगा दीजिए, ठीक है, एक्सचेंजर में ये घर वाला वायर है, ठीक है, ये लाइव न्यूट्रल जो मेरा हमारा मेन आ रहा है, ठीक है ना, और ये जनरेटर का लाइव न्यूट्रल है कि नहीं है? मैसेज में आ रहा है, ठीक। और जब अब मान लो लाइट है तो हम इससे कनेक्ट कर देंगे, एक्सचेंजर नीचे कर देंगे, ये तो कर देंगे, लाइट चली गई, जनरेटर ऑन कर दिया, एक्सचेंजर घुमा दिया, तो किधर चला गया? ऊपर चल गया। तो ये पूरी की पूरी हमारी क्या है? सर्किट थ्योरी है। कितने तार आते हैं अब बताओ? हाँ, फिर जबरदस्ती वाली बात कर रहे हो, आता 2 ही है, ठीक है, 2 ही आता है। आप 2 फेज लो, तुम 10 फेज कहेंगे, लोगों 20 कहोगे तो नहीं मानेंगे, ठीक। मेन तार कितना आता है? 2, एक लाइव और एक, समझ गए मेरी बात? ये समझ गए पूरा सर्किट, इसमें डाउट नहीं है किसी को। इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं समझ गए? और जाके घर का इन्वर्टर खोल के कनेक्शन खुद से करेंगे। चलो रब कर रहे हैं, ये सब लिखोगे नहीं ना? लिखना नहीं है छोड़ो, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, चलो। अच्छा सुनो एक चीज़ और, जो फ्यूज वायर है, ठीक है, फ्यूज वायर का लेंथ बढ़ा दें, ठीक, तो सर्किट उसका जो जैसे कहना सर्किट हमको सेव करता है ना, लेंथ बढ़ाने से फ्यूज वायर का क्या होगा? जैसे फ्यूज वायर छोटा लगाएं कि बड़ा लगाएं? क्या लगाएं? छोटा बड़ा? बोलो, सुनो ध्यान से। फ्यूज वायर में, ठीक, करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होगा तो फ्यूज वायर हीट प्रोड्यूस करेगा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट स्टीफेंस लॉ से dq बाई dt इज इक्वल टू, जैसे अंदर से रेडिएशन करता है ना, तो रेट ऑफ रेडिएशन क्या होता है या इमिशन क्या होता है? dq बाई dt, बोलो, सिग्मा E/A/T पे पावर 4 होता है ना, ठीक। हीट में ये सब पढ़े होगे, ठीक है, नहीं पढ़े तो जान लो ना। रेट ऑफ जो इमिशन होगा, जैसे अपने अंदर से एनर्जी इमिट कर रहा है ना वो, ठीक, एनर्जी इमिट, जैसे मान लो वो फ्यूज वायर गर्म होगा तो एनर्जी निकालेगा, तो dq बाई dt इज इक्वल टू कितना? सिग्मा E/T पे पावर 4। अच्छा, dq क्या है? हीट, हीट मतलब एनर्जी, और t क्या है? टाइम, एनर्जी बाई टाइम पावर, एनर्जी बाई टाइम, तो क्या लिख सकते हैं पावर की जगह? I²R सिग्मा E/A/T पे पावर 4 आया। अच्छा, और क्या लिखें ये बताओ? I², ठीक है, R की जगह क्या लिख सकते हैं? रो L बाई A, A की जगह सर्किल का पायर स्क्वायर ना, ठीक, जो वायर होता है सिलिंड्रिकल शेप का होता है ना जी, होता है कि नहीं होता है, ठीक, तो इसका क्रॉस सेक्शन यही ना होगा। और सिग्मा E/A क्या है? एरिया, किसका एरिया? जितने एरिया से एनर्जी इमिट हो रही है, तो एनर्जी किससे इमिट हो रही है? कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया कितना? 2 पाई RL T पे पावर 4 आया। तो L से L क्या हो गया? R² और R कितना? तो I² प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? 2 पाई सिग्मा E/R³ है ना, या पाई² अपॉन कितना? T पे पावर कितना? 4 आया। ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट है, तो क्या लिखे? I² प्रोपोर्शनल टू R³ नहीं आ गया? जो फ्यूज वायर में फ्लो होने वाला करंट है, ठीक, वो लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो डिपेंड करता है किस पे? रेडियस पे।
बस समझ में आई? ये याद रखिए, कई क्वेश्चन है इस पे। फ्यूज वायर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे। I स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। फ्यूज वायर हम छोटा लगाए बड़ा लगाए, ऐसा नहीं है कि यहाँ लगा दिए, ये लगा दिए ना, उसको और लंबा लपेट के लगाने से नहीं, कुछ नहीं, इतना छोटा लगाओ इतना बड़ा लगाओ, मोटा पतला होने से होता है। बस समझ में आई? तो याद रखेंगे फ्यूज वायर में फ्लो होने वाला करंट वो हमारा लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे। या और लिख सकते हैं कि I1 का स्क्वायर या I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। कह रहे हैं ना कि I करंट फ्लो होने के लिए R रेडियस का वायर लिए, I करंट फ्लो होने के लिए, तो 2I करंट फ्लो होने के लिए रेडियस क्या? तो क्या लिखें? I बाई 2I इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ना, ठीक है, इज इक्वल टू R अपॉन R डैश का क्यूब, क्यूब ना, ये कट गया। 2 पे पावर कितना? 2 मतलब 1/4, 1/4 पे पावर कितना? 1/3, तो R अपॉन R डैश, तो R डैश की कितनी आ गई? 1/4 पे पावर 1/3 इंटू R। काम खत्म, समझ गए? तो याद क्या रखेंगे? फ्यूज वायर में फ्लो होने वाला करंट लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे? रेडियस पे। समझ गए? आज हमारा ये खत्म हो गया, ठीक। क्या हो जाएगा? हाँ ये ऊपर हो जाएगा ना, ठीक है, समझ गए ना? अपना जो डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन डाउटफुल वाले हैं वो बता देना, वो एक दिन डिस्कस कर देंगे। बाकी कल से कैप्स्टर ना बंद कर दो बिल्कुल, ठीक।